नमस्कार दोस्तों। आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसा मुगल सम्राट जिसके नाम का मतलब ही दुनिया का विजेता हो, आखिर उसने कंधार जैसे अपने साम्राज्य के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक व्यापारिक केंद्र को कैसे खो दिया। है ना हैरानी की बात। आज के इस एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण में हम इसी दिलचस्प कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा एकदम क्लियर और हाई यील्ड है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाएं। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, राइज ऑफ द कॉन्करर। दूसरा, बैटल्स एंड फॉरेन पावर्स। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रॉयल जस्टिस। चौथा, द नूरजहां जुंटा। पांचवा, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लेगेसी। और हमेशा की तरह आखिर में हमारा एग्जाम रिविजन एंड क्विज होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, राइज ऑफ द कॉन्करर फ्रॉम सलीम टू जहांगीर। हमारी कहानी शुरू होती है उस लंबे इंतजार से जो उन्हें इस मुगल सल्तनत की गद्दी तक पहुंचने के लिए करना पड़ा था। आपको बता दें कि सम्राट अकबर को एक वारिस के लिए सालों इंतजार करना पड़ा था। आखिरकार सूफी संत मोहम्मद सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 1569 में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राजकुमार सलीम। फिर सालों बाद 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, तब सलीम ने जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त संभाला। लेकिन गद्दी पर बैठते ही सबसे बड़ा झटका उन्हें खुद अपने परिवार से लगा। 1606 में उन्हें अपने ही बेटे खुसरो मिर्जा के विद्रोह का सामना करना पड़ा। हालांकि जहांगीर ने इस बगावत को बड़ी ही सख्ती से कुचल दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, बैटल्स एंड फॉरेन पावर्स, एक्सपेंशंस एंड लॉसेस। सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद जहांगीर का पूरा ध्यान साम्राज्य को फैलाने पर गया। एग्जाम के नजरिए से उनकी ये सैन्य अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर का सैन्य सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। अब इतनी सारी जंगों को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक है, डाका। डी से दिवेर, जहां 1606 में मेवाड़ ने अपना शानदार बचाव किया। ए से असम 1613, जहां मुगल सेना विफल रही। के से कांगड़ा 1615 और फिर ए से अहमदनगर, जहां मुगलों को बड़ी जीत मिली। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सेटबैक था, वो था 1622 में पारसियों के हाथों कंधार का छिन जाना। ये मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक नुकसान था। इन तमाम जीतों और हारों का मुगल साम्राज्य की सीमाओं पर बहुत गहरा असर पड़ा। 1605 से लेकर 1707 तक के इस मुगल विस्तार को देखें तो साफ पता चलता है कि जहां एक तरफ कांगड़ा और अहमदनगर की जीत ने साम्राज्य का नक्शा बढ़ाया, वहीं उत्तर पश्चिमी हिस्से में कंधार का हाथ से निकल जाना उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक कमजोरी बन गया था। चलिए अब जरा विदेशी ताकतों के साथ जहांगीर के संबंधों को डिकोड करते हैं। उनका रवैया पुर्तगालियों और अंग्रेजों को लेकर एकदम अलग था। 1613 में जब पुर्तगालियों ने मुगल जहाजों पर कब्जा करने की हिमाकत की, तो जहांगीर ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत पलटवार किया और पुर्तगालियों के चर्च और संपत्तियां जब्त कर लीं। इसके बिल्कुल उलट जब 1612 में स्वैली की लड़ाई में अंग्रेजों ने इन्हीं पुर्तगालियों को हरा दिया, तो जहांगीर उनसे काफी इंप्रेस हुए। इसी का नतीजा था कि 1613 में उन्होंने ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो को व्यापारिक अधिकार दे दिए और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की ऐतिहासिक इजाजत दे दी। याद रखिएगा, एग्जाम्स के लिए ये सूरत का पॉइंट बहुत क्रूशल है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रॉयल जस्टिस। सरहदों और विदेशी संधियों से आगे बढ़कर अब जरा उनके आंतरिक प्रशासन और नीतियों पर नजर डालते हैं। आपको पता है, सम्राट बनने से पहले जहांगीर अवध और बंगाल के गवर्नर रह चुके थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए अकबर के समय के मनसबदारी सिस्टम, दीवाने आम और दीवाने खास को वैसे का वैसा ही बनाए रखा। उन्होंने भारतीय शराब जैसी चीज़ों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर का ओवरऑल प्रशासन थोड़ा ढीला था। इसी कमजोरी की वजह से वो नए व्यापार मार्गों का पूरा इकोनॉमिक फायदा नहीं उठा सके, जो उनके शासन की एक बड़ी विफलता मानी जाती है। पर इन सबके बीच एक चीज जिसने जहांगीर को इतिहास में अमर कर दिया, वो थी उनकी न्याय प्रणाली। उन्होंने स्थापित की न्याय की जंजीर, यानी द चेन ऑफ जस्टिस। ये कोई मुहावरा नहीं, बल्कि सचमुच की एक सोने की जंजीर थी। इसे आगरा के किले के शाह बुर्ज से लेकर यमुना नदी के किनारे तक लटकाया गया था और इसमें ढेरों घंटियां लगी थी।
अगर किसी भी आम नागरिक को लगता कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वो भ्रष्ट अधिकारियों को बाईपास करते हुए सीधा इस जंजीर को खींचकर सम्राट से इंसाफ मांग सकता था। इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लें। अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे ड्रामेटिक टॉपिक का, द नूरजहां जुंटा। शासन और न्याय के बाद अब मुगल दरबार में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी पॉलिटिक्स को ही पलट कर रख दिया। 1611 में मेहर-उन-निसा, जिन्हें हम नूरजहां के नाम से जानते हैं, उनसे विवाह के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। दरबार में आते ही नूरजहां ने एक बहुत ही ताकतवर गुट बना लिया, जिसे इतिहास में जंटा सिस्टम कहा जाता है। इसमें 3 मुख्य लोग थे, खुद नूरजहां, उनके पिता एतमादुद्दौला और उनके भाई आसफ खान। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस गुट का मुगल दरबार पर इतना जबरदस्त कंट्रोल था कि इनके बिना किसी भी अधिकारी का प्रमोशन या करियर आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और इसी कड़े कंट्रोल की वजह से आगे चलकर जहांगीर के बेटे शाहजहां के मन में गहरी कड़वाहट और बगावत की भावना पैदा हुई। चलिए अब पहुंचते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लेगेसी। कूटनीति और सत्ता की इस लड़ाई से दूर जहांगीर का एक बहुत ही आर्टिस्टिक साइड भी था। सच कहें तो उनकी लेगेसी उनके जीते हुए राज्यों से ज्यादा उनके शानदार सौंदर्य बोध के लिए जानी जाती है। ये एक सीधा फैक्ट है जो कई बार एग्जाम्स में आता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जवाब है जहांगीर का काल। उनके सपोर्ट से मिनिएचर आर्ट यानी लघु चित्रकला एकदम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि इन मुगल पेंटिंग्स में पहली बार विशिष्ट भारतीय तत्वों की झलक बहुत ही साफ और खूबसूरती से उभरकर सामने आई। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में शाहजहां और जहांगीर की इमारतों के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे यहीं क्लियर कर लेते हैं। कश्मीर का वो बेहद खूबसूरत शालीमार बाग और लाहौर की शानदार मोती मस्जिद, ये दोनों ही ऐतिहासिक वास्तुकला जहांगीर के समय की हैं, शाहजहां की नहीं। इसे एकदम पक्का याद रखिएगा। इसके साथ ही जहांगीर ने सिकंदरा में अपने पिता अकबर का बहुत ही भव्य मकबरा बनवाया था और आगरा में नूरजहां द्वारा बनवाया गया उनके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा। ये दोनों इमारतें उनके शासनकाल के सांस्कृतिक योगदान का जीता जागता सबूत है। पर इतनी शानदार विरासत के पीछे एक डार्क साइड भी था। शराब और अफीम की भारी लत ने जहांगीर के स्वास्थ्य को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। आखिरकार 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लाहौर की एक यात्रा के दौरान उनका निधन हो गया और इसके बाद उनके बेटे शाहजहां ने मुगल सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, एग्जाम रिवीजन एंड क्विज। तो पूरे सेशन को हमने अच्छे से डिकोड कर लिया है। अब जरा देखते हैं कि आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर कितनी तेज है। तैयार हैं आप? तो ये रहा पहला सवाल। किस ब्रिटिश राजदूत ने 1613 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि करके सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन ली थी? जरा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है सर थॉमस रो। अगर आपके दिमाग में यही नाम आया था तो समझ लीजिए आपकी तैयारी एकदम सॉलिड चल रही है। चलिए अब दूसरा सवाल। भ्रष्ट अधिकारियों से आम जनता को बचाने के लिए जहांगीर ने आगरा के किले में कौन सा अनोखा सिस्टम लगाया था? उस एग्जैक्ट टर्म को याद करने की कोशिश कीजिए। एकदम करेक्ट, वो थी न्याय की जंजीर या द चेन ऑफ जस्टिस। वो ही सोने की जंजीर जिससे बिना किसी बिचौलिए के सीधे सम्राट से इंसाफ मांगा जा सकता था। और अब आज का आखिरी और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। जहांगीर के सारे राजनीतिक फैसलों को कंट्रोल करने वाले उस पावरफुल जनता सिस्टम के 3 प्रमुख सदस्य कौन थे? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, तीनों नाम याद आ जाएंगे। चलिए मैच करते हैं। सही जवाब है नूरजहां, उनके पिता एतमादुद्दौला और उनके भाई आसफ खान। अगर आपको ये तीनों नाम याद थे तो सच में आपकी मेमोरी बहुत शार्प है। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहती हूँ। इन सब बातों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या जहांगीर को दुनिया का विजेता के बजाय कला का संरक्षक कहना ज्यादा सही नहीं होगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हम जल्द मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। तब तक सीखते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।